डॉक्टर शीबा अकरम हाशमी ये कंजेनिटल एनोमलीज काजेज एंड गाइडलाइंस के ऊपर लेक्चर देंगे। और ये जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और ये जेहलम की क्लिनिकल सेक्रेटरी भी हैं PMA की। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ कि वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन यह टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने जितने भी कंजेनिटल एनोमली के केसेस देखे हैं, मैंने उन सब की पिक्चर सेव करके रखी थी और उनकी केस स्टडी को भी सेव किया। और फिर मैंने अपने हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल पे मुख्तलिफ मौक़ों पे एज अ मैस अवेयरनेस कैंपेन उनको दिखाया भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ हमारे यंग डॉक्टर्स को और हमारी कम्युनिटी को ही इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जेनेटिक काउंसिल एक ऐसा इशू है कि अगर उसे हाईलाइट ना किया जाए और उसकी अहमियत को हम ना समझें तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। लोग सिर्फ फीमेल को उसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो केस हैं जिनमें मुख्तलिफ कंजेनिटल एनोमलीज नज़र आ रही हैं। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर ये जानते हैं कि कंजेनिटल एनोमलीज क्या हैं। कंजेनिटल एनोमलीज ऑल्सो कॉन्फर्ड एज बर्थ डिफेक्ट्स comprises a wide range of abnormalities of body structure and function present at birth, perinatal in origin, affecting the life, survival, health and development of an infant. There are so many types of congenital anomalies. बहुत किस्में हैं, कुछ ऐसी हैं बहुत मामूली, कुछ बहुत ही मेजर हैं। अगर मेजर एनोमलीज होगी तो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, या तो उसका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाएगा, या वो स्टिल बर्थ होगी, या फिर वो पहले साल में ही उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो माइनर एनोमलीज हैं वो एक डिफ़िकल्टी के तौर पे, एक मुश्किल के तौर पे उस बच्चे की ज़िंदगी में उसके साथ रहती हैं। आपको ये जानकर यकीनन कुछ ना कुछ ताज्जुब ज़रूर होगा कि 4000 से भी ज़्यादा नॉन केसेस हैं कंजेनिटल एनोमलीज के, और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही कम नज़र आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। अब हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, उनमें कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज बहुत कॉमन है, जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अक्सर देखने में आता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसी तरह जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, और क्या है कि फॉलिक एसिड एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा, बहुत कॉमन है। और अक्सर जगहों पे ये गांव में इधर उधर फार फ्लंग एरिया से जो केस आते हैं उनमें ये केसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो अवेयरनेस नहीं है और दूसरी बात ये है कि वो इसको कोई दूसरा ही रंग दे देते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के केसेस बहुत कॉमन हैं, और कुछ बहुत ही रेयर भी हैं, जैसे कि रॉबर्ट सिंड्रोम बहुत रेयर है, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत रेयर हैं। अब हम इनकी अगर टाइप्स पे बात करें तो कुछ तो सिंड्रोम्स हैं, उसमें एक ही बेबी में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन उन सब डिफेक्ट्स की जो वजह है वो एक है, तो वो सिंड्रोम है। इसी तरह एसोसिएशंस हैं, डिफेक्ट बहुत से हैं, बहुत से सिस्टम्स के अंदर हैं, लेकिन उनकी कॉजेज भी डिफरेंट हैं, जैसे कि वेक्ट्रल है जिसमें वर्टिब्रल एनोमलीज हैं, कार्डियोवास्कुलर, ट्रेकोएसोफेजियल, रीनल, लिम्फ डिफेक्ट्स। मैं आगे आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग केसेस दिखाने जा रही हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव वैरायटी से हम वाकिफ हैं, इसमें ऑटोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके जीन्स में म्यूटेशन आने की वजह से, और एक जीन की जो म्यूटेटेड 2 एलील्स हैं, एक मदर से आता है एक फादर से आता है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं बेबी के डिफेक्ट के लिए, लेकिन डाइवोर्स सिर्फ मदर को होती है, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मदर होती है। इसी तरह ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस हैं, जिसकी मिसालें भी लिखी हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया ए, ग्रीन
रेड कलर ब्लाइंडनेस है, एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे रेड सिंड्रोम है, डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम्स हैं। कॉजेज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉजेज पता नहीं होती, अननोन होती हैं, लेकिन जो मालूम है उनमें जेनेटिक भी हैं, क्रोमोसोमल भी हैं, इन्फेक्शंस हैं, खास तौर पे वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि टॉक्सो, ब्रुसिला, रुबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स, साइटोस, लिस्टीरियोसिस। स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो सेल्स का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। और इसी तरह इलिसिट ड्रग्स का यूज़ है जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, जब ब्लड शुगर लेवल रेज्ड होता है तो वो ज़्यादातर कार्डियक वास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह बनता है। मैटरनल एज बढ़ने से डाउन सिंड्रोम जैसे प्रॉब्लम्स की परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है। और कॉम्प्लिकेशंस कुछ प्रेगनेंसी की भी होती हैं और कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो पूरी तरह से टाइम टेस्टेड नहीं, उनका एडवर्टेंट यूज़ भी अच्छा नहीं है। स्क्रीनिंग पे आ जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल न्यूरल ट्यूब्स में बहुत रेज्ड होता है और डाउन सिंड्रोम में लो होता है। एनेमली स्कैन की बहुत वैल्यू है, आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नज़र आ जाते हैं। फीटल एकोकार्डियोग्राम करने से आप हार्ट के लीजन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस आपकी साइटोजेनेटिक स्टडीज में हेल्प करते हैं। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग तो आप 8 वीक्स पे भी कर सकते हैं और एमनियोसेंटेसिस 18 to 20 वीक्स पे आपको एमनियोटिक फ्लूइड मिल जाता है और उसके अंदर फीटल सेल्स पे स्टडी हो जाती है। कुछ केस सर्जरी से मैनेज हो जाते हैं, कुछ को में मेडिकल हेल्प मिल जाती है, फिजिकल थेरेपी एड करती है। एजुकेशनल सपोर्ट और जेनेटिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने क्लिनिकल ऑडिट की तरफ। हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या देखा है, क्योंकि हर केस को हम डिस्कस नहीं कर सकते। रॉबर्ट्स सिंड्रोम, आप यकीन मानिए ये एक रेयरेस्ट सिंड्रोम है जिसको हमने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा। हुआ क्या कि एक लेडी थी जिनकी बैड ऑब्स्ट्रेक्टिक हिस्ट्री थी, बर्थ डिफेक्ट्स की हिस्ट्री फैमिली में भी थी और दोनों पेरेंट्स अलील्स थे इस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए। ये रेयरेस्ट सिंड्रोम है और इसके अभी तक सिर्फ 150 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, इसके अलावा नहीं, जस्ट 150 केसेस। यू कैन इमेजिन हाउ एक्सट्रीमली रेयर दिस इज। और अमेरिकन फिजिशियन एंड सर्जन था जॉन रॉबर्ट्स, उसने 1919 में पहली दफ़ा इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 8 पे जो एक जीन है ESCO2 जीन में म्यूटेशन आने की वजह से माइटोसिस का प्रोसेस, सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो खराब हो जाता है। किस तरह से? देयर इज अ प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स एट द सेंट्रोमियर and they take place at the metaphase rather than at the anaphase, resulting in damaged DNA, due to which growth is not there। दोनों हाथ, दोनों बाजू, दोनों टांगे, दोनों बाजू नहीं बनते और जो हाथ और पाँव हैं वो ट्रंक के साथ अटैच रहते हैं। इट्स अ स्टेट ऑफ टेट्राफोकोमीलिया। इसके अलावा क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें आँखों का फासला ज़्यादा है, नाक चोंच की तरह होती है, नथने क्लोज होते हैं, इसमें कान जो है उनका भी डिफेक्ट है, VSD है, वेंट्रिकुलोसेप्टल डिफेक्ट की वजह से पैनसिस्टोलिक मर्मर भी होता है और ये जो इसकी स्वेयर फॉर्म है इट इज सिंपली इनकम्पैटिबल विद लाइफ। व्हाट वी हैव टू डू, ये जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स हैं आप ज़्यादा देखेंगे लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में हैं क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड में उनकी एक्सेस नहीं है। इसके अलावा ये तो खैर जेनेटिक मसला है, लेकिन ये जितने भी प्रॉब्लम है ज़्यादा लोअर सोशियो इकोनॉमिक में ज़्यादा है। चलें, इसके बाद ये देखिए कितना यूनिक एक डिफेक्ट है। ये एक क्रिश्चियन खातून थी जिनका मैंने चौथा सिजेरियन ये किया था। इनकी पहली 3 बेटियां बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब ये चौथी बेटी पैदा हुई तो हाथ की जगह पाँव लगा हुआ है। अब मैंने लिम्स की बहुत एनामली पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, लेकिन ऐसी मैंने आज तक सुनी भी नहीं और इसकी वजह मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। और ये जो है ना पूरी बच्ची नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ इसके बाजू के आगे हाथ की जगह पाँव लगा हुआ था। मदर में कोई हिस्ट्री डिजीज की नहीं, पीछे चले जाओ, डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, कोई उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये कोरोना के टाइम पे पैदा हुई और इसने सारी वैक्सीन लगवाई हुई थी कोविड के अगेंस्ट।
ये एनेनकेफेलिक बेबी है, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ, आप जानते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और इसमें काज क्या है, जेनेटिक भी है, फोलिक एसिड भी है। करना क्या है, जस्ट आपने क्वार्टर फॉलिक एडमिनिस्टर करना है 1 month प्रायर टू कॉन्सेप्शन एंड 3 months ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन, सो दैट द folic acid can repair the damaged DNA in the neural tube crest cells. मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करती, कॉमन प्रॉब्लम है। स्पाइना बाइफिडा भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओम्फेलोसील भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। डिफेक्ट भी हैं और घंटियाँ भी हैं और खाना भी है, क्या करें। बहरहाल ओम्फेलोसील जो है, इसमें गट वापस नहीं जाती, सैक बनी है, मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर के भी, मस्कुलोस्केलेटल के भी, और इसमें दूसरे मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि इसमें इंटेस्टाइन डजंट गो बैक व्हेन इट कम्स आउट इन द प्रेगनेंसी। आर्थ्रोग्राइपोसिस एक एनाटॉमी है, शायद हम एक्सप्लेन ना कर पाएं। ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की स्लाइड है। टेल इन द न्यूबॉर्न, यू मस्ट हैव समटाइम्स हर्ड अबाउट इट, व्हेन द वेस्टिजियल ऑर्गन डजंट फ्यूजेस विद द coccygeal vertebrae, it persists and results like that, but there is no bone in it, just adipose tissue, muscle, nerve and skin over it. But you have to look for the spina bifida occulta in that case. So final slide, last guidelines. Pedigree tree is very important. Discourage the cousin marriage. Plan the pregnancies before 40 years of age. Get an anemone scan by 20 weeks of gestation. Screening test in case of history of defects in the family. Start management as soon as possible. Thank you so very much. मैं सोवेनियर के लिए और एक दरखास्त करूंगा। मैडम की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर मियां तारिक साहब से वो चाहती थी कि उनको सोवेनियर मिले। मैं डॉक्टर गुलाम सरवर साहब से और डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब से दरखास्त करूंगा कि वो डॉक्टर मियां तारिक साहब के साथ मिलकर तो वो मैडम को टोकन ऑफ लव फ्रॉम एकेडमी पेश करें। अच्छा, आपसे दरखास्त है, आप लोगों की एनर्जी जो है चूँकि कम हो चुकी है, तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अपने लिए पूरे जोर से तालियां बजाएं। आप देखिएगा इससे एनर्जी बूस्ट होती है। अगर 5% भी फर्क पड़ा है तो इसका मतलब